गीतों भरी कहानी। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे साहित्य जगत में रश्मि रवीजा के नाम से प्रसिद्ध लेखिका रश्मि वर्मा की कहानी आखिर कब तक। स्नेहा घर में सबसे छोटी थी। तितली की तरह सबके आसपास मंडराती रहती। चिड़िया की तरह फुदक कर कभी घर के अंदर आती तो कभी बाहर। घर वालों की ही नहीं, पड़ोसियों की भी बड़ी प्यारी थी। उसके कॉलेज से घर आते ही शर्मा चाची अक्सर कभी गरम हलवे कभी गरम पोहे की प्लेट भेज देती। जब स्नेहा पूछती, आपको कैसे पता चल जाता है मैं घर आ गई? अरे तेरे पंचम सुर के आलाप से पता चल जाता है। जितनी देर घर में तू होती है तेरे गाने की मीठी आवाज आती रहती है। कहीं मेढक भी ना आ जाए कि कहीं मेरी मेढकी कहाँ गा रही है। ये उससे 2 साल बड़े भाई की आवाज थी। भैया कहकर स्नेहा झपटी तो भैया के हाथों में उसकी चोटी आ गई। बोल और झपटेगी कटखनी बिल्ली कहीं की। वह उसकी चोटी थोड़ी और खींचता और वो चिल्ला पड़ती, माँ। माँ की आवाज सुनते ही भैया चोटी छोड़ किताब में आंखें गड़ा लेता। शर्मा चाची के बच्चे बड़े थे और नौकरी पर दूसरे शहर चले गए थे। उन्हें उन सब की ये शरारत बड़ी भली लगती। माँ दोनों को डांटती तो शर्मा चाची उन्हें समझाती, जाने दो शिवानी की माँ, रौनक बनी रहती है। एक दिन मेरे जैसे तरसोगी कि लड़ने को ही सही बच्चे पास तो होते। स्नेहा भैया को जीप चढ़ाकर भाग जाती तो भैया फिर से किताबें फेंक उसके पीछे भागता। माँ सर पर हाथ रख लेती, ओह कोई किसी से कम नहीं। भैया हमेशा चिढ़ाता खिजाता रहता, पर स्नेहा को कॉलेज के लिए देर होती तो बाइक से झट कॉलेज छोड़ आता। रात में उसके साथ बैठकर उसे मैथ समझाता। अगर भैया की पेन उसके हाथों गुम हो गई तो पापा जी से शिकायत कर देता। पापा की यूं तो वो सबसे लाडली थी, पर न्याय करने के लिए पापा उसे झूठ मूठ का भी डांट देते तो भैया को ही बुरा लग जाता। फिर उसके लिए चॉकलेट जरूर लेकर आता। मेरी बहना, ओ मेरी बहना दीवानी है, मेरी बहना दीवानी है, पर वो समझती है सबसे वो सयानी है। मेरा भैया, ओ मेरा भैया दीवाना है, पर वो समझता है सबसे वो सयाना है। मेरी बहना, ओ मेरा भैया। रक्षा करे भगवान तुम्हारी, रक्षा करे भगवान तुम्हारी, तुमसे है हर बात हमारी। डर मत बहना बांध के राखी, उस रब पे सब छोड़ दे बाकी, दुनिया आनी जानी है। मेरी बहना दीवानी है, पर वो समझती है सबसे वो सयानी है। मेरा भैया, ओ मेरी बहना। तुम क्या जानो चाह किसी की, तुम क्या जानो चाह किसी की, तुमको क्या परवाह किसी की। मुझको तुमसे प्यार है कितना, मुझको तुमसे प्यार है कितना, कितना
नहीं इतना, नहीं इतना, जितना सागर में पानी है। मेरी बहना दीवानी है, पर वो समझती है सबसे वो सयानी है। मेरा भैया ओ मेरी बहना, याद आई रात तेरी, एक बहन थी और भी मेरी। उसका बाकी कर्ज है मुझ पर, उसका बदला फर्ज है मुझ पर, जिसकी ये कहानी है। मेरी बहना दीवानी है, पर वो समझती है कि वो सयानी है। मेरा भैया दीवाना है, पर वो समझता है सबसे वो सयाना है। मेरी बहना दीदी तो जैसे उसकी फ्रेंड फिलॉसफर गाइड ही थी। बचपन से ही स्नेहा की किताबों पर कवर लगा देना, उसकी किताबों की रैक ठीक कर देना, अपने दुपट्टे से उसकी गुड़िया की सुंदर साड़ी बना देना, होमवर्क में मदद करना, उसकी शैतानियों को हमेशा छुपाना। दीदी ये सारा कुछ उसके लिए करती। सहेली से लड़ाई हो जाए तो आंसू भी दीदी ही पोंछती। बुआ जब भी यहाँ आती माँ को समझाती, सुनीता इसे भी कुछ रसोई का काम सिखाओ, कल को पराए घर जाएगी, क्या कहेंगे सब कि घर वालों ने कुछ सिखाया ही नहीं है, खानदान का नाम कटवा देगी लड़की। माँ बुआ की बात रखने को उसे किचन में भेज देती और दीदी को आवाज लगाते, शिवानी आज सारा काम गुड़िया से ही करवाना। उसका अच्छा भला नाम था स्नेहा, पर सब गुड़िया ही कहते। जब दोस्त उसे चढ़ाते तो उसे बहुत गुस्सा आता, पर घर वालों को कौन समझाए। कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की को भी कोई गुड़िया बुलाता है। वो किचन में जाती तो जरूर, पर दरवाजे की ओट में नॉवेल पढ़ती रहती और दीदी भी मुस्कुराकर कुछ नहीं कहती, बल्कि माँ की आहट सुनते ही उसे आगाह कर देती और स्नेहा झूठ मूठ बर्तन उठाने रखने लगती। माँ को कुछ दाल में काला नजर आता। वो स्नेहा को अविश्वास से देखती तो स्नेहा पलट कर पूछती, क्या हुआ? तुमने कहा ना किचन में काम करने को, तो कर रही हूँ। कल मैथ्स का क्लास टेस्ट है, प्रैक्टिस करनी है, पर जाने दो। कम नंबर आए तो क्या, किचन का काम सीखना ज्यादा जरूरी है ना, आखिर खानदान की नाक का सवाल है। माँ कहती, अच्छा बाबा जा, बहुत काम कर लिया, जा तू पढ़। शिवानी तू भी जा, अब किचन मैं देखती हूँ। स्नेहा चुपके से नॉवेल उठा दीदी की तरफ एक मुस्कुराहट फेंक भाग जाती। दीदी की शादी हो गई तो जैसे स्नेहा पर प्यार न्यौछावर करने वाले एक और जन की बढ़ोतरी हो गई। जीजा जी की कोई छोटी बहन नहीं थी, वे अपनी छोटी बहन का सारा शौक उसके जरिए ही पूरी करते। अब कॉलेज में सहेलियां उसका नया बैग, नई सैंडल, नई ड्रेस सब हैरानी से देखती और वो इतरा कर कहती, मेरे जीजा जी लाए हैं बंबई से। जिनके आगे जी, जिनके पीछे जी, वो जिनके आगे पीछे जी जी, मैं उनकी साली हूँ। वो मेरे जीजा जी, वो मेरे जीजा जी, वो मेरे जीजा जी। जिनके आगे जी, जिनके पीछे
अभी एमए के फाइनल ईयर ही में थी कि बुआ एक रिश्ता ले आई। बड़े अच्छे लोग हैं, लड़का अफसर है, ज्यादा मांग नहीं उनकी, बस देखे भाले घर की लड़की चाहते हैं। मुझसे बरसों का परिचय है, मैंने गुड़िया की बात चलाई तो झट मान गया। पिताजी को लगता था अभी बहुत छोटी है, भैया उसे और आगे पढ़ने देने, किसी नौकरी के बाद ही शादी के पक्ष में था। पर बुआ पिताजी से बड़ी थी, माँ की तरह उन्हें पाला था, पिताजी की एक न चली उनके सामने। दीदी की तो शादी होते ही मानो उसके लिए यह घर पराया हो गया। यहाँ के मामलों में वह मुंह नहीं खोलती। नेहा ने जब थोड़ा डरते हुए दीदी को फोन किया, दीदी वहाँ सबसे बड़ी हो जाऊंगी मैं, कैसे संभालूंगी सब? संभालना क्या है, कोई छोटे बच्चे थोड़े ही हैं वे सब। अच्छा साथ रहेगा, खुश रहेगी तू। यहाँ पर मुंबई में देख, तेरे जीजाजी ऑफिस चले जाते हैं तो सारा दिन मैं अकेले पड़ी रहती हूँ, खाना तक खाने का मन नहीं होता। जॉइंट फैमिली में समय अच्छा कट जाता है। फिर दीदी अपने ही अकेलेपन का रोना रोने लगती। दीदी के समझाने पर उसके मन का डर भी जाता रहा। कहीं ये भी लग रहा था क्या रौब होगा, बड़ी भाभी बनेगी वह। यहाँ तो सबसे छोटा समझ सब बस लाड प्यार ही लुटाते हैं, कोई गंभीरता से लेता ही नहीं। पर ससुराल वालों की गंभीरता का अंदाजा उसे एंगेजमेंट से ही होने लगा। पास में बैठे अजनबी ने जैसे बस एक उचटती सी नजर डाली उस पर, वरना कई कजिन्स को देख चुकी थी, लड़के जैसे बात करने के बहाने ही ढूंढते रहते। शादी की रस्मों में भी होने वाले पति को गंभीर मुख मुद्रा में ही देखा। सहेलियों को ज्यादा मजाक करने की हिम्मत भी नहीं हुई। छेड़ देवे ननद चुटकी लेवे, ससुराल गेंदा फूल। सास गारी देवे देवर समझा लेवे, ससुराल गेंदा फूल। छोड़ा बाबुल का अंगना भावे, डेरा पिया का। सास गारी देवे देवर जी समझा लेवे, ससुराल गेंदा फूल। सैया है व्यापारी चले है परदेस, सूरतिया निहारो दियारा भारी होवे, ससुराल गेंदा फूल। सास गारी देवे देवर जी समझा लेवे, ससुराल गेंदा फूल। सैया छेड़ देवे ननद चुटकी लेवे, ससुराल गेंदा फूल। छोड़ा बाबुल का अंगना भावे, डेरा पिया कहो। बुशर्ट पहने खाई के बीड़ा पान, पूरे रायपुर से अलग है सैया जी की शान, ससुराल गेंदा फूल। सैया छेड़ देवे ननद चुटकी लेवे, ससुराल गेंदा फूल। सास गारी देवे देवर जी समझा लेवे, ससुराल गेंदा फूल। छोड़ा बाबुल का अंगना भावे, डेरा पिया का हो। हाय 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 हाय। माँ ने समझाया था, ससुराल में जल्दी से उठकर सबके लिए चाय बना देना, यहाँ की तरह 8 बजे तक मत सोती रहना। नेहा को भी दिखाना था, वह अपने घर की छोटी लाडली है तो क्या, जिम्मेवारियां संभालना उसे खूब आता है। सुबह ही उठ नहा धो किचन में पहुंच गई। चाय बनाकर ट्रे लेकर निकल ही रही थी कि सासू माँ ने टोक दिया, बहू
पल्ला रखो सर पर। अब थोड़ी देर वो इसी में उलझी रही। माथे पर पल्लू रख जैसे ही ट्रे थामे, पल्लू गिर जाए। फिर से पल्लू संभाले। सासू माँ गौर से ये सब देखती रहीं, पर कहा नहीं कि रहने दो। आखिरकार उसने पल्लू ठुड्डी से दबाया और किसी तरह आगे बढ़ी तो लगे कि साड़ी अभी पाँव में उलझ जाएगी और वो गिर जाएगी। बड़ी मुश्किल से मैनेज किया। ससुर जी के सामने ट्रे रखी। सोचा ससुर जी खुश हो जाएंगे और 2 घड़ी पास बिठा बातें करेंगे। पर उन्होंने अखबार उठाकर एक बार देखा और फिर अखबार में नजरें गड़ा ली। जब स्नेहा ने बड़ी नम्रता से पूछा, चीनी कितनी चम्मच? सपाट स्वर में उत्तर मिला, 1 चम्मच। स्नेहा निराश सी बाहर चली आई। फिर भी उसने कोशिश नहीं छोड़ी। खाने के समय पास खड़ी रहती, पूछती रहती, और सब्जी दूं, रायता दूं? कोई न कोई बात शुरू कर देती। आज गर्मी बहुत है, आपको ऑफिस से आते वक्त ज्यादा ट्रैफिक तो नहीं मिला? एक दिन ससुर जी ने रूखे स्वर में कह दिया, कुछ चाहिए तो कह दूंगा। स्नेहा का मन बुझ गया। शायद ससुर जी को अपने रूटीन में बदलाव पसंद न था। वे घर में किसी से भी बहुत कम बातें किया करते थे। ससुर जी की आदत उनके बड़े बेटे को भी थी। घर में सिर्फ खाने कपड़े से ही मतलब था। दोनों बाप बेटे टीवी पर समाचार देखते और जैसे ही सासू जी के सीरियल देखने का वक्त होता, दोनों उठकर अपने अपने कमरे में चले जाते। वह असमंजस में पड़ जाती, पति के साथ कमरे में बैठे या सासू माँ के साथ सीरियल देखे। पति तो अपने लैपटॉप पर दफ्तर का कोई काम लिए बैठे होते। वह कमरे, ड्राइंग रूम और किचन का चक्कर लगाती रहती। ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। थोड़े गम हैं, थोड़ी खुशियाँ, थोड़े गम हैं, थोड़ी खुशियाँ। यही है, यही है, यही है छाँव धूप। ये जीवन है। न सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है। ये न सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है। उसे अपना लो जो भी जीवन की रीत है। ये जिद छोड़ो, यूं ना तोड़ो, हर पल एक दर्पण है। ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। ये जीवन है। धन से न दुनिया से, घर से न द्वार से। धन से न दुनिया से, घर से न द्वार से। सांसों की डोर बंधी है प्रीतम के प्यार से। दुनिया छूटे पर ना टूटे, ये ऐसा बंधन है। ये जीवन है,
शादी से पहले इतनी खुश थी स्नेहा। हम उम्र देवर और ननद हैं। उसने सोचा था बढ़िया वक्त कटेगा। ननद की कोई बहन नहीं, वो सारा प्यार उड़ेल देगी। पर ननद कॉलेज से सीधी अपने कमरे में जाती और मोबाइल से चिपक जाती। एक आध बार स्नेहा ने कमरे में जाकर बात करने की कोशिश भी की तो ननद ने बड़े अनमने भाव से उत्तर दिया और वो पलटकर दरवाजे तक भी नहीं पहुंची थी कि ननद पीठ फेरे किसी को फोन पर कह रही थी, अरे भाभी थी, कॉलेज से आओ नहीं कि बहाने से आ जाती हैं कमरे में, इत्मीनान से फोन पर बात भी ना कर सको। स्नेहा ने ननद से दोस्ती बढ़ाने की कोशिश छोड़ ही दी। उसे लगा था देवर हमेशा भाभियों के प्यारे होते हैं। एक दिन देवर अपने दोस्त के साथ सिनेमा देखने गए थे। सास और पति के मना करने के बावजूद वो उसका इंतजार करती रही। ड्राइंग रूम में चैनल बदलकर समय काटती रही। देवर ने अपनी चाबी से दरवाजा खोला और उसे ड्राइंग रूम में देख 1 मिनट के लिए हेडफोन निकाला और पूछा, अरे भाभी नींद नहीं आ रही आपको या भैया से लड़ाई हो गई है? हाँ। और फिर कान में हेडफोन लगाए गाने पर झूमते सर हिलाता अपने कमरे में चला गया। स्नेहा ने ही कमरे के दरवाजे पर जाकर पूछा, खाना गरम करती हूँ, जल्दी से हाथ मुंह धोकर आ जाइए। ओह क्या भाभी, आप कितनी ओल्ड फैशन है, मुझे खाना होगा तो माइक्रोवेव में गरम कर लूँगा, वैसे अक्सर मैं खाना खाकर ही आता हूँ। गुड नाइट भाभी एंड थैंक्स फॉर आस्किंग, कहकर वापस हेडफोन लगा झूमना शुरू कर दिया। इस घर का रंग-ढंग ही निराला था। सब एक छत के नीचे रहते थे पर सबकी दुनिया अलग थी। स्नेहा सबकी दुनिया में कदम रखने की कोशिश करती पर दरवाजा बंद पाती और फिर बंद दरवाजे से टकरा बार बार उसका मन लहूलुहान हो जाता। स्नेहा के पति को घूमने फिरने का कोई शौक नहीं था। उनका देखा जाना अपना शहर था। उन्हें कहीं भी जाने का कोई उत्साह नहीं रहता। शुरू शुरू में स्नेहा ही जिद कर बाहर जाने पर मजबूर करती। पति बड़े बेमन से गंभीर चेहरा बनाए साथ हो लेते पर हर जगह कोई न कोई परिचित मिल जाता और फिर तो पति की मुखमुद्रा बिल्कुल बदल जाती। इतने गर्मजोशी से मिलते और बातों का वो सिलसिला शुरू होता कि स्नेहा की उपस्थिति ही भूल जाते। वो उपेक्षित सा महसूस करती। स्नेहा को गुस्सा भी आता, इन सब से कैसे इतना घुल मिल कर बातें कर रहे हैं। उससे बातें करते जुबान पर ताले पड़ जाते हैं। धीरे धीरे बाहर घूमने जाने का उसका सारा उत्साह ठंडा पड़ गया।
बस एक सहारा दीदी और सहेलियों के फोन का रहता। फोन पर बात करते वो अपने आसपास का पूरा परिवेश भूल जाती। लगता वही कॉलेज का लॉन है या फिर घर की छत। ऐसे ही एक रविवार की सुबह देर तक बातें की थी दीदी से। दीदी ने उन्हें मुंबई बुलाया था और पतिदेव ने भी हामी भर दी थी। स्नेहा का मन इतना खुश खुश था कि बाथरूम में देर तक गुनगुनाते हुए नहाती रही। बाहर निकली तब भी गीले बालों को झटकते गाना जारी रहा। कुछ देर बाद जब लंबे बाल पीछे की तरफ फेंक सामने देखा तो पाया दरवाजे पर खड़े पति उसे गौर से देख रहे थे। एक सल्लज मुस्कान फैल गई उसके चेहरे पर। ये ध्यान भी आया यहाँ आकर तो वह गाना ही भूल गई है। पति ने पहली बार उसका गाना सुना है। शायद अभी आकर बाहों में भर लेंगे और कहेंगे, कितनी मीठी आवाज है तुम्हारी, हरदम क्यों नहीं गाती। इंतजार में जैसे उसकी सांसें भी रुक गई थी, पर कोई आहट नहीं हुई। नजरें उठाकर देखा तो पति अखबार उठा कुर्सी की तरफ जा रहे थे। उसे अपनी तरफ देखता पाकर बोले, इतनी जोर से गा रही हो, बगल के कमरे में ही माँ पापा हैं, कुछ तो सोचा करो। और अखबार फैला लिया सामने। स्नेहा का मन हुआ वो भी पैर पटकती हुई बाहर चली जाए, पर फिर सोचा आज इतवार है और दिन बस शुरू ही हुआ है, सारा दिन अबोला रह जाएगा। किसी तरह आंसू जज्ब करते हुए स्वर को सामान्य बनाते हुए पूछा, दीदी ने बुलाया है, आपने भी हाँ कहा है, कब चलेंगे मुंबई? छुट्टी कहाँ है, इतना काम है दफ्तर में, कैसे जा सकता हूँ। अब वो हाँ तो कहना ही पड़ता है ना, बाद में कोई बहाना बना देंगे। और ये कहते हुए अखबार में डूब गए। स्नेहा जैसे आसमान से गिरी। कितनी खुश थी वह, कितनी सारी योजनाएं बना डाली। अब अपने आंसू रोकना मुश्किल हो गया। किचन में जाकर ढेर सारे प्याज काट डाले। सास ने आश्चर्य से पूछा, इतने सारे प्याज? आंखें नाक पोंछते हुए इतना ही कहा, हाँ आज सोचा आलू दो प्याजा बना दो। मेरी बात रही मेरे मन में, कुछ कह ना सकी उलझन में। मेरी बात रही मेरे मन में, कुछ कह न सकी उलझन में। मेरी बात रही मेरे मन में, कुछ कह न सकी उलझन में। मेरे सपने अधूरे हुए नहीं पूरे, आग लगी जीवन में। मेरी बात रही मेरे मन में, कुछ कह न सकी उलझन में।
कह न सकी उलझन में। मेरे सपने अधूरे हुए नहीं पूरे, आग लगी जीवन में। मेरी बात रही मेरे मन में, कुछ कह न सकी उलझन में। मेरी बात रही मेरे मन में। उसने तय कर लिया, अगर घर वालों की अपनी दुनिया है तो वो भी अपनी अलग दुनिया बसा लेगी और खुश रहेगी उसमें। और खाली वक्त में अखबारों के कॉलम देखने लगी, या तो नौकरी करेगी या फिर कोई बढ़िया सा कोर्स। अभी यह तलाश जारी ही थी कि उसे माँ बनने की खुशखबरी मिली। लगा अब घर का माहौल बदल जाएगा। नन्हे बेटे की किलकारी ने घर में रौनक तो ला दी, पर स्नेहा की दिनचर्या में ज्यादा बदलाव नहीं आया, बल्कि नई जिम्मेवारियां और शुमार हो गईं। बेटे को तो सब खूब खिलाते, सारा दिन घर का कोई न कोई सदस्य बेटे को गोद में उठाए फिरता, पर काम सारा स्नेहा के जिम्मे था। स्नेहा, जरा इसके कपड़े बदल दो, दूध का टाइम हो गया है, दूध पिला दो, लगता है नींद आ रही है, सुला दो। वो नींद में ही उसके पास आता। कभी कभी स्नेहा को लगने लगता कहीं बड़ा होकर ये ना सोचे माँ सिर्फ काम के लिए ही होती है और बाकी सब लोग साथ खेलने को। मितभाषी पति भी बेटे के साथ खूब खेलते। एक दिन ट्रैम खरीद कर ले आए। वो बहुत खुश हुई। अब ट्रैम में बेटे को लेटा दोनों पति पत्नी पार्क में उसे घुमाने के लिए ले जाया करेंगे। लेकिन दूसरे दिन ही पति ने ऑफिस से आते ही जल्दी से कपड़े बदले और बोले, इसे तैयार कर दो, जरा मैं घुमा कर ले आता हूँ। वो मन महसूस कर रह गई, हाँ उसे तो किचन देखना है, वो कैसे जा सकती है। जब देवर की भी शादी तय हो गई तो सबसे ज्यादा खुशी स्नेहा को ही। अब उसे एक सहेली मिल जाएगी, वो भी तो दूसरे घर से आएगी, यहाँ के तौर तरीके से अनभिज्ञ। तय कर लिया स्नेहा ने, उसे वो कभी अकेलापन नहीं महसूस होने देगी। पर स्नेहा ने पाया देवरानी ने तो इस घर में घुलने मिलने की कोई कोशिश ही नहीं की। पहले दिन ही इतनी देर तक सोती रही कि सासू जी को उसे जगाने के लिए ननद को भेजना पड़ा। और जब देवरानी से नहा धोकर नाश्ते के लिए बाहर आने के लिए कहा गया तो उसने कह दिया, अभी तो तैयार होने में बहुत समय लगेगा, दोनों जन का नाश्ता कमरे में ही भिजवा दी जाए। ननद पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली गई। मेरे हाथों नाश्ता भिजवाने की तो सोचना भी मत। सासू जी ने असहाय हो स्नेहा की तरफ देखा तो वो भागकर कामवाली को बुला लाई। शुक्र है स्नेहा ने उसे अतिरिक्त पैसे का वायदा कर दिन भर के लिए रोक लिया था, वरना स्नेहा को ही देवर देवरानी की सेवा में हाजिर होना पड़ता। देवरानी ने बाद में भी कभी जल्दी उठने की कोशिश नहीं की, बल्कि स्नेहा से ही कहती, आप कैसे इतनी जल्दी उठ जाती हैं, मेरी तो आंख ही नहीं खुलती। क्या बताए स्नेहा, मायके में वो भी तो देर तक सोया करती थी। देवर के ऑफिस जाने के बाद ही देवरानी नहा धोकर बाहर आती। सासू माँ को कुछ टोकने का मौका ही नहीं मिलता और तब तक किचन का सारा काम सिमट गया होता। थोड़ी देर इधर उधर घूम फिर वो अपने कमरे में चली जाती। अपने कपड़े, जेवर, चूड़ियाँ संभालती रहती, कमरे को सजाती रहती। सास नंदे भी तारीफ करती, कितने सुंदर ढंग से सजाकर अपना कमरा रखती है। स्नेहा इशारा समझ जाती पर कह नहीं पाती, मैं तो सारा घर ही संभालती रहती हूँ, अपने कमरे की बारी ही नहीं आती। देवरानी दिन में सो जाती और सोकर उठते ही तैयार होना शुरू कर देती। देवर ऑफिस से आ बमुश्किल चाय पीते और पत्नी श्री को लेकर घूमने निकल जाते। सास भी स्नेह से निहारते हुए कहती, एकदम राम सीता सी जोड़ी है, दोनों के ही एक से शौक, नीले घूमने फिरने का शौकीन, बहू भी वैसे ही मिली है। निशान तो अपने भोले राम है, उसे कभी भी घूमने फिरने का शौक नहीं रहा। उनके लाडले के कोई शौक ना होने की वजह से स्नेहा कितनी घुटती रही, इस पर किसी का ध्यान नहीं जाता। खाली हाथ शाम आई है, खाली हाथ शाम आई, खाली हाथ
शाम आई है, खाली हाथ जाएगी, खाली हाथ शाम आई है। रात की सियाही कोई आए तो मिटाए ना, रात की सियाही कोई आए तो मिटाए ना, आज ना मिटाए तो ये, आज ना मिटाए तो ये कल भी लौट आएगी, खाली हाथ शाम आई है, खाली हाथ जाएगी, खाली हाथ शाम आई है। आज भी ना आया कोई, आज भी ना आया कोई, खाली लौट जाएगी, खाली हाथ शाम आई है, खाली हाथ जाएगी, खाली हाथ शाम आई है। देवरानी किसी दिन घूमने नहीं जाती और किचन में आ कभी सब्जी बना देती तो पूरे घर में शोर हो जाता। खाने के टेबल पर सासू जी इंगित करती, आज तो सब्जी छोटी बहू ने बनाई है, और हमेशा मौन रहकर खाना खाने वाले ससुर जी भी बोल पड़ते, अच्छा थोड़ी और दो, बहुत बढ़िया बनी है। पतिदेव को लगता उन्हें भी हाँ में हाँ मिलानी चाहिए। वे भी स्वाद लेते हुए बोलते, सचमुच बहुत बढ़िया बनी है। देवर इस प्रशंसा पर ऐसे फूलते जैसे उनकी ही तारीफ हो रही हो। आज स्नेहा बेटे को थपकते थपकते खुद भी लेट गई थी, पर नींद आंखों से कोसों दूर थी। शारीरिक थकान से ज्यादा मानसिक थकान थी शायद। वह अपने दिन याद कर रही थी, जब नई नई इस घर में आई थी। सबके आसपास मंडराती रहती, पर कोई नोटिस भी नहीं लेता, बल्कि अक्सर उपेक्षा ही झेलनी पड़ती। और आज यही देवरानी अपने कमरे में ही बनी रहती है तो पति ससुर सब पूछ लेते हैं, अंकिता नहीं दिख रही, उसकी तबीयत तो ठीक है। स्नेहा से तो किसी ने नहीं पूछा कभी, पर उसने कभी पूछने का मौका भी तो नहीं दिया। बुखार में भी गोलियां लेकर काम में लगी रहती। क्या ये ठीक किया उसने? मायके में किसी ने उसे कभी सामने बिठाकर नहीं समझाया, पर उम्र की सीढ़ियां पार करते हुए कहानियों में, धर्म ग्रंथों में पढ़कर, फिल्मों में देखकर, अपनी दादी, नानी, बुआ, मौसी, माँ को देखकर यह एहसास अपने आप मन में घर करता गया कि लड़की को त्याग करना चाहिए। अपनी इच्छा के ऊपर दूसरों की इच्छा सर्वोपरि रखनी चाहिए। सबको खुश रखना चाहिए। सारा दुख हंसते हंसते सह जाना चाहिए। ससुराल के नियम कायदे बिना ना नुकुर के अपना लेने चाहिए। और स्नेहा ने इन सब में कुछ ज्यादा ही बहादुरी दिखाई। खुद आगे बढ़कर सारे काम अपने ऊपर ले लिए। और अब 2 साल में तो ससुर जी की दवाई, सासू जी की धूप अगरबत्ती, देवर की जीन्स, पति की तो कोई भी चीज अगर ना मिले तो सब एक ही पुकार लगाते, और वो भी दौड़ दौड़ कर सबकी जरूरतें पूरी करती रहती। पर इन सब में इसकी स्थिति इस अदृश्य हवा की तरह हो गई, जिसके बिना कोई जी नहीं सकता।
सबको उसकी जरूरत है, पर हवा दिखाई नहीं देती। हवा के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं महसूस होती, उसका ख्याल रखने की जरूरत नहीं पड़ती, ना ही उसकी अहमियत समझ में आती है, क्योंकि वो तो हमेशा अपने आसपास बनी हुई है। खुद को मिटाकर वह उस घर में इस तरह घुल मिल गई है कि उसका कोई अस्तित्व ही नहीं बचा। आज जब अंकिता अलग थलग बनी हुई है तो सब उसका अस्तित्व महसूस तो कर रहे हैं। क्या जग की यही रीत है? सामने झुके लोगों की ही उपेक्षा की जाती है, और अगर कोई आपकी ही उपेक्षा करने लगे तब जाकर उसका अस्तित्व महसूस होता है। अचानक घड़ी पर जो नजर गई तो देखा 5 बज गए हैं। एकदम से हड़बड़ा कर उठ बैठी। अभी तो पानी आने वाला होगा, सब जगह उसे पानी स्टोर करना है। घर में आते ही उसने ये काम सासू जी से अपने हाथों में ले लिया था। दौड़ दौड़ कर किचन, बाथरूम सब जगह पानी भरती, और ये जिम्मेवारी पूरी तरह उसी पर आ पड़ी। ननद और सासू दोनों अपने अपने कमरे में आराम करती रहती, और पानी आने के समय का ख्याल स्नेहा को ही रखना पड़ता। स्नेहा सोचती, चलो सासू जी ने तो इतने वर्षों तक ये सब किया है, ननद तो छोटी है, कॉलेज से थकी हुई आई है, ये सारे काम स्नेहा को ही करने चाहिए। पर अब तो घर में देवरानी भी है, वो भी कर सकती है। और स्नेहा दोबारा लेट गई। जाने दो, आज देखती है पानी भरने कोई और उठता है या नहीं। अगर कोई पानी नहीं भरता तो होने दो थोड़ी मुश्किल, कह देगी उसकी आंख लग गई। आखिर वो भी इंसान ही है, कोई मशीन नहीं।
स्नेहा ने तय कर लिया, आहान को तैयार कर पति के आने से पहले ही पार्क में ले जाएगी। कह देगी रो रहा था, बहलाने को ले गई। जब पति को नहीं महसूस होता कि ऑफिस से आकर कुछ समय पत्नी के साथ बिताएं, तो वो ही क्यों पानी का ग्लास और चाय का कप पकड़ाने का इंतजार करती रहे। खुद से लेकर पानी पी सकते हैं। बहन, माँ अंकिता कोई भी चाय बनाकर दे सकती है। चाहे तो बाद में पार्क में आ सकते हैं, और ना तो ना सही। अब स्नेहा को थोड़ा समय खुद के लिए भी निकालना ही होगा, वरना उसका वजूद ही मिटता जा रहा है। वो सिर्फ किसी की बेटी, बहू, माँ बनकर ही रह जाएगी। आखिर कब तक वह दूसरों की चाकरी करती रहेगी। उसे अपने लिए जीना भी सीखना होगा। जब किसी को उसकी परवाह नहीं, तो उसे ही स्वयं के लिए सोचना होगा। वो यूं अपना वजूद नहीं मिटने दे सकती। आहान थोड़ा बड़ा हो जाए, फिर वो किसी स्कूल में टीचर बन जाएगी। यह फैसला करते ही उसका मन एकदम हल्का हो आया, और सालों बाद भूला हुआ सा पसंदीदा गीत होठों पर आ गया। गुनगुना उठी। आज फिर मरने का इरादा है।
आखिर कब तक। रश्मि वर्मा उर्फ रश्मि रवीजा की लिखी कहानी आप सुन रहे थे। प्रस्तुति सहायक आकांक्षा सिंह, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।